नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, क्या हालचाल। सभी प्यारे बच्चों को मैं डॉक्टर अनुराग अनअकैडमी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जहां रहें, जैसे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सबसे पहले तो मुझे बता दो कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि नहीं। बस थोड़ी सी प्रतीक्षा और उसके बाद हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन क्लास को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग भारतीय इतिहास के एक बेहतरीन हीरो, जिन्हें हम चंद्रगुप्त द्वितीय कहते हैं और जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, उनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। राजन राज, अंजना मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो बच्चे आ गए हैं, तो जो बच्चे आ गए हैं जल्दी से मुझे बता दो कि वॉइस और पिक्चर दोनों क्लियर हैं कि नहीं। चलिए ठीक है। ऑल क्लियर है तो फिर चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों के साथ। तो सबसे पहले तो मुझे थोड़ी सी भूमिका बनानी पड़ेगी इस महान भारतीय शासक को लेकर। और भूमिका ये है कि सबसे पहले तो देख लो, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य इनकी उपाधि है। लगभग 375 से 412 तक इनका शासनकाल रहा है। इनकी पत्नी का नाम ध्रुव देवी और कुबेर नागा था, और संतान इनकी कुमार गुप्त फर्स्ट है, प्रभावती गुप्ता और गोविंद गुप्त। पिता का नाम समुद्रगुप्त और माता का नाम दत्ता देवी। दत्ता देवी इनकी माता का नाम था। तो अमूमन कभी कभी एग्ज़ाम में आपसे मैचिंग करने के लिए पूछ लेता है पति पत्नी के रूप में कौन किसकी पत्नी थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में भी, यूपीपीएससी में भी, अदर एग्ज़ाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन सबसे पहले तो मैं आपको कुछ रोचक चीज़ें बताना चाहता हूँ, या एक रोचक करेक्टर आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के होने पे एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और दमदार होने वाली है। तो बहुत ध्यान से सबसे पहले तो आइए थोड़ा सा मैप में पॉइंट आउट कर लेते हैं। ये हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ हमारा एशिया है, ये हिमालय रेंज है, ये मथुरा है, ये प्रयागा है, अयोध्या, पाटलिपुत्र, ये नर्मदा नदी बह रही है, ये गोदावरी नदी है, दक्कन प्लेटू आपके सामने दिखाया गया है, और ये पूरा राज्य क्षेत्र आपका दिखाया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ, रामगुप्त। रामगुप्त, तो रामगुप्त की ऐतिहासिकता क्या रामगुप्त था, और था तो कब था? तो ध्यान से सुनना मेरी बात। आपने एक गुप्त राजा का नाम सुना है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद गद्दी पर बैठा रामगुप्त,
जैसा कि कुछ इतिहासकार कहते हैं, और उसके बाद गद्दी पर बैठा चंद्रगुप्त, द्वितीय विक्रमादित्य। अब ये रामगुप्त के बारे में किसने सबसे पहले बताया, तो आपको जान के ताज्जुब होगा। मैं ऐसा नाम लिखने जा रहा हूं जो आपको चौंका देगा। रामगुप्त की ऐतिहासिकता को सबसे पहले बताने वाला कोई और नहीं, इनके बारे में सबसे पहले 1924 में बताने वाले व्यक्ति का नाम था नन अदर देन मिस्टर राखल दास बनर्जी। केवल ये मत सोचना कि राखल दास बनर्जी हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं है। 1924 में इन्होंने रामगुप्त की ऐतिहासिकता को सामने रखा हमारे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? नहीं आई समझ में? और इन्होंने इसके साथ साथ एविडेंस भी दिया। एविडेंस भी दिया। इन्होंने कहा कि बेस नगर से 3 जैन मूर्तियां मिली हैं। 3 जैन मूर्तियां मिली हैं। आपको जान के ताज्जुब होगा कि बेस नगर से ये जो 3 जैन मूर्तियां मिली हैं, इन पर पता है क्या लिखा हुआ है? इन पर लिखा हुआ है महाराजा धीराज रामगुप्त। हाँ हाँ, आई बात समझ में? कितनी बढ़िया और रोचक जानकारी। तो राखल दास बनर्जी का नाम याद रखोगे, यस और नो? 1924 याद रखोगे, यस और नो? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1905 में श्याम शास्त्री जी ने खोजा था अर्थशास्त्र। देखो, ये मैंने पढ़ाया है कौटिल्य वाले में। जिस बच्चे ने ना देखा हो वो जाकर देख सकता है, ठीक है? ओके ओके, वी आर बैक। आ जाओ सब लोग आ जाओ। डोंट वरी। हाँ भाई, हम लोग विशाख दत्त की बात कर रहे थे, है ना? दूसरा एग्जाम्पल रामगुप्त के लिए। विशाख दत्त की एक फेमस बुक है जिसका जिसका नाम है देवी चंद्रगुप्तम। ये तो आप जानते ही हो, है ना? देवी चंद्रगुप्तम। तो विशाख दत्त की जो रचना है देवी चंद्रगुप्तम, इन्होंने एक स्टोरी सुनाई है। वो ये कहते हैं कि जो रामगुप्त हैं, इनकी भाई साहब लड़ाई हो गई। किससे? शकों से। रामगुप्त वर्सेस शक हो गए। जब रामगुप्त और शकों के बीच लड़ाई होती है तो रामगुप्त क्या करते हैं कि भय के कारण अपनी पत्नी, अरे समझो, अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंप देते हैं। कितनी अजीब बात है ना? तो शक जब रामगुप्त पर आक्रमण करते हैं तो रामगुप्त अपनी प्यारी पत्नी को शकों को सौंप देते हैं
और अपनी रक्षा कर लेते हैं, है ना। लेकिन टेबल टर्न होती है, क्या होता है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड है वो शकों को पराजित करता है, ये पॉइंट आगे भी आएगा, पराजित करता है और ध्रुव देवी को बचाकर ले आता है और बाद में उससे विवाह कर लेता है। बताओ भाई, मजा आया कि नहीं? जानकारी अच्छी लगी कि नहीं लगी? तो सभी बच्चे इसी बात पे वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से लाइक करो। चीटिंग कोई नहीं करेगा, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। अगर कोई नया बच्चा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो सभी बच्चे तुरंत, है ना। हाँ, और शेयर करके लौट के आ जाओ, शेयर करके लौट के आ जाओ, क्योंकि क्लास बड़े आराम से चलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताओ, इतनी स्टोरी समझ में आ गई कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बीच में एक रामगुप्त की ऐतिहासिकता हमें मालूम चलती है, जिसके बारे में सबसे पहले हमको बताते हैं 1924 में राखलदास बनर्जी, बिल्कुल मोहनजोदड़ो की खोज करने वाले राखलदास बनर्जी। इन्होंने एविडेंस दिया कि बेस नगर से 3 जैन मूर्तियां मिली हैं जिस पर महाराजा धीराज रामगुप्त लिखा हुआ है। तो नो डाउट रामगुप्त नाम का कोई राजा रहा होगा, ऐसा हम लोगों के मन में एक प्रश्न तो आ ही जाता है ना, एक प्रश्न तो आ ही जाता है। दूसरा, विशाख दत्त की जो देवी चंद्रगुप्तम है उससे हमें एक स्टोरी मिलती है कि रामगुप्त के ऊपर जब शकों ने आक्रमण किया तो उसने भय के कारण अपनी पत्नी ध्रुव देवी को शकों को सौंप दिया था और अपनी रक्षा करी। चंद्रगुप्त द्वितीय को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि हमारे घर की इज्जत कहीं दूसरे जगह चली जाए, तो चंद्रगुप्त द्वितीय अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करता है और शकों को पराजित करके ध्रुव देवी को बचाकर ले आता है। कितनी अच्छी और महत्वपूर्ण बात थी। इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, इसके साथ साथ और भी एविडेंस हम लोगों को मिलते हैं जो रामगुप्त की ऐतिहासिकता को मजबूती प्रदान करते हैं। तो आपको मैं बता दूं, आपने हर्षचरित का नाम सुना होगा। हर्षचरित से हमको जानकारी मिलती है रामगुप्त के बारे में, प्लस राजशेखर का आपने नाम सुना होगा, राजशेखर का। तो राजशेखर की काव्य मीमांसा, देखो ये सारे पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। राजशेखर की जो काव्य मीमांसा है उससे भी हमको रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आप राजा भोज को जानते हो, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, ठीक है, जो उपमा दी जाती है, तो राजा भोज का जो प्रसिद्ध इनका एक लेख है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्रृंगार प्रकाश। तो श्रृंगार प्रकाश से भी हमको रामगुप्त की ऐतिहासिकता के बारे में जानकारी मिलती है ना। और हर्षचरित पर जो टीका लिखी गई है उस टीका से हमको रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन, जैसा कि मैंने बोला कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को पढ़ने से पहले क्या तुमको ये नहीं पता होना चाहिए था? बोलो हाँ या ना। लेकिन तुमको ये भी बता दें कि कुछ इतिहासकार हैं जो इस बात का विरोध करते हैं। विरोध करते हैं और कहते हैं कि रामगुप्त नाम का कोई भी राजा एग्जिस्ट नहीं करता था। आपको पता है कौन कहता है? ऐसे कहने वाले व्यक्तियों में हैं स्मिथ, B.A. स्मिथ,
विंसेंट आर्थर इसमें साहब कहते हैं कि रामगुप्त जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। प्लस आपने मजूमदार साहब का नाम सुना होगा। मजूमदार साहब भी कहते हैं कि रामगुप्त या इस तरह का कोई व्यक्ति नहीं था, है ना। तो ये दो बड़े नाम हैं जो रामगुप्त की ऐतिहासिकता का विरोध करते हैं। चलो यहाँ तक बातें समझ में आ गई, सबने लाइक कर लिया। फैज़ान अख्तर, सचिन कुमार, कल्पतरु दास, राजन राज, सचिन कुमार, खुशी एस, अमीशा कुशवाहा, नीलम सोनी, राजन राज, अंजना यादव, सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद समय से आने के लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। अब इनके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे और नो डाउट बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। और आपको बता दें, इस पर्सनालिटी के बीच में हम लोग फाहियान, चूंकि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय आया था, तो नो डाउट हम लोग फाहियान के बारे में भी पढ़ेंगे। तो 375 से 415 के बीच में ये चंद्रगुप्त द्वितीय का टाइम है। और फाहियान जब भारत आया था तो वो 399 ईस्वी में भारत आया था। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, समझ में आ रही हैं, किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, सभी बच्चों को गुड इवनिंग, है ना। अच्छा, इंग्लिश में लिखें, चलो ठीक है, थोड़ा मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश में लिखने के लिए, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में लिखने से पहले बेहद आवश्यक है कि हम लोग एक अति महत्वपूर्ण चर्चा कर लें। वो चर्चा है कोर्सेज को लेकर। अनअकैडमी आपके लिए लाता है 1 सब्सक्रिप्शन टू क्रैक इट ऑल, ठीक है। इसमें आपको जीएस ऑप्शनल और आइकॉनिक ऑप्शनल के लिए बेनिफिट दिया जाता है। 25% विद ऑप्शनल, 10% विद रेफरल कोड। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको जो फ़ी पहले 77,000 पे करनी पड़ती थी, अब आपको मात्र 57,500 पे करनी पड़ेगी। ये न्यू प्राइस है आपके लिए। और 2 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा आपको केवल 83,100 में। क्लियर है। ऑफ़र वैलिड है 26 मई तक। इस बात का गंभीरता से ध्यान रखो। बात समझ में आ रही है। एवरी डे काउंट्स। आज जो डेट है वो आपको पता है और 26 मई इसकी लास्ट डेट है। और आज भी तारीख कितनी है? 26 मई। तो लाभ उठाने का ये अंतिम मौका है। आइकॉनिक ऑप्शनल लेते हैं तो आपकी फ़ी है 76,500 और 2 ईयर की फ़ीस आपकी है 1,17,750। हरी अप, गेट योर सब्सक्रिप्शन नाउ, ठीक है। अनअकैडमी आपसे कहता है कि चेज योर यूपीएससी ड्रीम, नथिंग कैन स्टॉप यू विद आवर लोन फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन ऑन अनअकैडमी। इसमें आपको जीरो प्रोसेसिंग फ़ी आपको यहाँ पर देनी है, 0% इंटरेस्ट रेट है, अप्रूवल इन 2 आवर्स है, नो हिडन चार्जेस हैं, मिनिमम पेपर वर्क है और फ्लेक्सिबल टेन्योर है। इसको आप यूज़ करके आप अनअकैडमी ऐप जब ओपन करते हैं, लर्निंग ऐप, तो उसमें आपको दिखाई देता होगा कि आप कनेक्ट कर सकते हैं अनअकैडमी से। तो वहाँ से भी आप जाकर किसी भी कोर्सेज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आपके लिंक दिए हुए हैं, उन लिंक पे जाकर आपको और बेहतर जानकारियाँ मिल जाएंगी, ठीक है। हर चीज़ की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यूपीएससी सीएससी मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर जो है ये कंटिन्यू है फिलहाल। मई 2021 से जुलाई 2022 तक चलेगा 1 साल का सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आपको प्रीलिम्स दिलाना अनअकैडमी का
पूरा का पूरा सपना है, बिल्कुल आपको प्रीलिम्स दिलाया जाएगा। 1 ईयर का प्लान लेते हैं तो वो प्रीलिम्स 2022 तक चलेगा। मंथ का यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं है। 2 ईयर का प्लान लेते हैं तो वो प्रीलिम्स 2023 तक जाएगा। ठीक है, कोड आपको इस्तेमाल करना है अनु IAS लाइव। अनु IAS लाइव कोड का आप इस्तेमाल करिए और 10% का आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी इन चीज़ों के लिए आपको गारंटी करता है। ठीक है, नीचे नोट में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑफर है, इसका भी आप जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद कॉम्बैट के बारे में तो कौन नहीं जानता। वर्ल्ड बेस्ट प्रोग्राम है फॉर UPSC एस्पिरेंट्स। compete, crack and conquer, India's biggest scholarship test for UPSC aspirant. Free registration, Combat available in Hindi and English. Take the Combat live from Android app. Win from a scholarship pool of rupees 4 crore. UPSC Combat every Sunday at 11 AM. बिल्कुल फ्री है, आप इसमें निःशुल्क भाग ले सकते हैं। बस आपको अनु IAS लाइव का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं कॉम्बैट को। रैंक 1 से 3 तक आती है तो 1 ईयर UPSC CSE GS प्लस सब्सक्रिप्शन आपको दिया जाएगा। 4 से 10 आती है तो 75% का आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। 11 से 50 रैंक रहती है तो 50% की स्कॉलरशिप। 51 से 500 तक अगर आपकी रैंक रहती है तो 25% की आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। यस और नो, है ना। 26 मई की अगर हम बात करें तो आज है। आज से 2021, 22 और 23 के लिए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं और एक बहुत ही प्यारा बैच फिनिक्स रिवीजन बैच फॉर UPSC CSE जो आपका बाईलैंग्वेल इंग्लिश और हिंदी में प्रारंभ हो चुका है 26 मई से। और इस बैच को बहुत स्पेशली डिज़ाइन किया गया है अनअकैडमी के प्यारे बच्चों के लिए। इसमें स्पेशली आपको UPSC CSE 2021 को कवर किया जाएगा और प्री कम मेंस दोनों के रूपों में इसको कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आपको किसी भी प्रकार से डाउट नहीं रह जाएगा, आपकी तैयारी पूरी की पूरी कंप्लीट करा दी जाएगी। इसी तरह से एक बहुत ही प्यारा बैच गुरुकुल प्लस रिवीजन बैच फॉर UPSC CSE 2021, ये भी आपका 26 मई से प्रारंभ हो गया है। बाईलैंग्वेल है ये बैच, याद ध्यान से एक एक बात को सुना करिए। रिवीजन बैच फॉर UPSC CSE 2021 प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स। आपको कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा। जब आप UPSC CSE 2021 में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आने चाहिए, है ना, अगर आपने ईमानदारी से इन बैचेस को फॉलो किया। 1 ईयर के जो ट्रेडिशनल बैच हैं वो लगातार चल रहे हैं अनअकैडमी के। 1 ईयर बैच फॉर UPSC CSE 26 मई से ये बैच स्टार्ट हो गया है। कंप्लीट सिलेबस कवरेज फॉर प्रीलिम्स का मेंस, लाइव क्लासेस, NCERT एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। ये आपका बैच बाईलैंग्वेल इंग्लिश और हिंदी में चल रहा है, आज ही से शुरू हुआ है। इसी बिल्कुल सेम टू सेम 2 साल का बैच आपका स्टार्ट हो गया है। ये उन बच्चों के लिए है जो जिनकी बिल्कुल जीरो से जो पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहते हैं। 26 मई से इसमें भी आपको बाईलैंग्वेल इंग्लिश और हिंदी में बैचेस आपको मिल जाते हैं। इसमें भी आपको कंप्लीट सिलेबस कवरेज फॉर प्रीलिम कम मेंस, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स, NCERT प्लस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। इसके साथ साथ NCERT बैचेस फॉर UPSC CSE। हर कोई कहता है NCERT पढ़ा करो, कोई बच्चा नहीं पढ़ता, यह आपको भी पता है और ये मुझे भी पता है। तो इन बैचेस के माध्यम से आपको NCERT पढ़ने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। इतने इंटरेस्टिंग और प्यारे बैच होते हैं कि आपको NCERT आप खुद ही कहेंगे कि पहली बार आपको NCERT इतनी इंटरेस्टिंग लगी है ना। तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, आज ही से स्टार्ट हुआ है। NCERT कंप्लीट कवरेज टू हेल्प बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन, लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर्स। अगर आप
अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिल रहे हैं? लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। आइकॉनिक में लेते हैं तो आपको एडिशनल बेनिफिट, पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट्स गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस आपको देखने को मिल जाता है। प्लस क्लास में अगर आप जाते हैं तो ये आपकी फी डिटेल है। मंथली अगर आप पे करते हैं तो आपको 12, 24 और 36 मंथ्स में पे करने के लिए पर मंथ आप सोचिए 2500 रुपये प्रति माह देकर आप 3 महीने अगर आप 2500 पर मंथ पे करते जाएंगे तो आप 36 मंथ तक अनअकैडमी के साथ जुड़े रह सकते हैं। इसी की तरह अगर आइकॉनिक में जाते हैं तो आइकॉनिक में फ़ी डिटेल यहाँ पर दी गई है और ये आपके मंथली पैकेज दिए गए हैं। बहुत अच्छा और सुंदर सा ऑफ़र आपके लिए हर जगह। और बेस्ट ऑफ दी बेस्ट ऑफ़र आपके लिए पिकअप प्लान एज सून एज पॉसिबल। यूपीएससी सीएसई ऑप्शनल कॉम्बो पैक, इसमें आपका जीएस और ऑप्शनल दोनों शामिल हैं। और अगर आप केवल 2806 पे करते हैं, ओनली 2806, तो आपको जीएस ऑप्शनल के बैच को देखने, सुनने, समझने और पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जाता है। और केवल 2806 रुपये आप पे करते हैं पर मंथ, है ना। ये भी आपके लिए एक सुनहरा ऑफ़र है। अनअकैडमी आपको ढेर सारे ऑफ़र्स दे रही है। इन ऑफ़र्स के बारे में और बेहतर जानकारी या मुझसे और बेहतर जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। जहां भी आपको लगता है कि ये आपके काम की चीज़ है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट पहुंच सकते हैं और अपनी जितने भी मन में कन्फ्यूज़न है उसको दूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। तो हम लोगों का 2 फोकस एरिया है, ठीक है। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात मैं चंद्रगुप्त के बारे में, अच्छा चलो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट बात है कि चंद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? इसको देवराज कहा जाता है। इसका एक नाम देवराज और एक नाम देवगुप्त भी मिलता है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, कि देवराज और देवगुप्त किसे कहा जाता है। ठीक है, मैं आप सभी बच्चों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए कोई है जो बहुत मेहनत कर रहा है ना, तो उस मेहनत का तो आपको रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो जल्दी से लाइक कर दो अगर किसी बच्चे ने लाइक नहीं किया है। तो देवराज और देवगुप्त उपाधियाँ इसकी अमूमन एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट कि इसके हमें बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के हमें बहुत सारे अभिलेख मिले हैं। मैं उनके नाम आपके सामने लिख देता हूँ। एक इनका अभिलेख मिला है मथुरा से, एक इनका अभिलेख मिला है उदयगिरी से। अभी बताता हूँ कि इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, ठीक है। एक अभिलेख इनका हम लोग को मिला है गढ़वा से, गढ़वा इलाहाबाद, है ना। एक लेख हम लोग को मिला है सांची से, है ना। और एक लेख हमको मिला है, एक और लेख मिला है उदयगिरी से। उदयगिरी से हमको 2 लेख मिले हैं। ये उदयगिरी लेख है और ये उदयगिरी गुहा लेख है, ठीक है। ये लेख हमको मिलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के, है ना। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसमें आप जो ये गढ़वा लेख देख रहे हैं, इसी गढ़वा लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा गया है? चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा गया है परम भागवत। बताओ ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि नहीं? इसी लेख में परम भागवत कहा गया है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को। बात समझ में आई? और इसी गढ़वा लेख में ही
गढ़वा लेख में ही दीनार शब्द का प्रयोग हुआ है। जो दीनार क्या था? दीनार गुप्तों की राजकीय मुद्रा। देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए। रोज मैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए सजा के लाता हूं। आपकी जिम्मेदारी है कि इन इंफॉर्मेशंस को बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, प्यार से उसे देखें, सुने और समझें। क्लियर है? अच्छा, चलो अगला आपको मैं पॉइंट बता देता हूं कि चंद्रगुप्त द्वितीय की ध्रुव देवी से तो विवाह हो गया था। उसके बाद इन्होंने नागवंश की कन्या कुबेर नागा से भी विवाह किया था। कुबेर नागा से भी विवाह किया था। नागवंशी जो बनारस और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहा करते थे, नागवंशियों को एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं। इनको भारशिव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारशिव। भारशिव का मतलब होता है शिवलिंग को कंधे पे रखकर चलने वाले या शिवलिंग को धारण करने वाले। अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि नागवंशियों को और किस नाम से पुकारा जाता है, तो आपका आंसर होगा भारशिव। यस और नो? ये पॉइंट समझ में आया? तो नागवंशियों, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने बनारस का नाम सुना होगा और बनारस में घाट आपने सुने होंगे। जैसे दशाश्वमेध घाट है, राम घाट है, सीता घाट है, तो 80 घाट है वहाँ पे। तो जो घाट परंपरा है बनारस की, उस घाट परंपरा को प्रारंभ करने वाले ये नागवंशी ही थे। ठोको ताली। कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको दी है। दिए? मजा आ गया? ठीक है? अच्छा, 2 पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की विजयों की बात करें तो इसने एक विजय की थी, इसने गणराज्यों को हराया था। गणराज्यों को पराजित किया, और दूसरा इसने शकों को पराजित किया, है ना? तो आपको यहां पर 2 पॉइंट तो पहले याद रखने हैं। जब इसने गणराज्यों को पराजित किया तो इसने उपाधि क्या ली थी? गणारी। गणारी की उपाधि ली थी। और जब इसने शकों को पराजित किया तो इसने उपाधि क्या ली? शकारी। तो गणारी और शकारी की उपाधि ली थी गणराज्यों को हराने के बाद और शकों को हराने के बाद। ठीक है बेटा? सिंपल वर्ड्स हैं, इनको आप इंग्लिश में अपने आप से ट्रांसलेट कर सकते हो बेटा। ठीक है? क्योंकि बहुत टफ मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करता हूँ जिसे आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है? अब डबल डबल ट्रांसलेट करूँगा तो उसमें टाइम बहुत लग जाएगा, है ना? आप भी जानते हो। तो स्मार्ट स्टडी करो, है ना? मथुरा, आप मथुरा इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे, उदयगिरी इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे, गढ़वा इंग्लिश में नहीं लिख पाओगे, सब लिख लोगे, है ना? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलो, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शक के बारे में आपको दे दूं, ध्यान से सुनना। शक जो हैं ये भारत में कब आए थे? तो ये पोस्ट मौर्य टाइम पीरियड में आए थे। ये तो आपको पता है। ठीक है? आए। दूसरी बड़ी बात क्या है कि 5 भागों में ये बट गए थे। शक 5 भागों में बट गए थे। ठीक है? कहां कहां? एक पंजाब, एक कुरुक्षेत्र, एक मथुरा, एक उज्जैन और एक नासिक। यहां तक बात समझ में आई? ये जो उज्जैन के शक थे, इन्हीं को 57 BC में हराया था राजा विक्रम ने।
शकों की इस टीम को हराने का श्रेय किसे है? राजा विक्रम को। ये विक्रम कौन है? फर्स्ट BC, पहली शताब्दी ईसा पूर्व वाला, और इसी को हम लोग बोलते हैं आज विक्रम संवत। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब आ जाओ नासिक पे। नासिक के शक जो हैं सबसे लंबे समय तक भारत में रहे। तो कितने लंबे समय तक? तो 400 साल तक। पश्चिम के शक, नासिक वालों को क्या बोला जाता है? पश्चिम के शक। इन्हें पश्चिम के शक भी कहा जाता है। तो ये जो पश्चिम के शक थे, ये 400 सालों तक भारत में रहे और इनको पूरी तरह से पराजित किया। उस राजा का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। कितनी बढ़िया इंफॉर्मेशन आपके लिए। आई बात समझ में? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य ने। मजा आ गया? देखो कितना बढ़िया तुम्हें ढंग से हमने बताया है। इस बात को ध्यान रखना, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके लिए एग्जाम पर्पस से, ठीक है? अच्छा, और आपको जान के ताज्जुब होगा कि गुप्तों में सर्वप्रथम चांदी की मुद्रा, सिल्वर कॉइन सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही चलाई थी। एक और धमाकेदार पॉइंट तुम्हारे लिए है। धमाकेदार पॉइंट है, एक और धमाकेदार पॉइंट। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र तो राजधानी चली आ रही थी, इसने दूसरी राजधानी किसे बनाया था? कौन बताएगा? अगला धमाकेदार क्वेश्चन। क्लियर है? है ना? और दिल्ली में जो लौह स्तंभ बनवाया गया है उसमें चंद्र नाम लिखा हुआ है। इतिहासकार इस चंद्रगुप्त द्वितीय को ही उस चंद्र को मानते हैं कि इसी ने दिल्ली में लौह स्तंभ बनवाया था, और ये वही लौह स्तंभ है मेरे प्यारे बच्चों। चलो तुमको दिखा दें। ये है लौह स्तंभ, और ये पता नहीं किस धातु का बना है। ये उतना ही चमकदार और मजेदार आज भी है जब ये बना होगा, है ना? ठीक है? अच्छा, अगले पॉइंट में बहुत सारे बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर 9 रत्नों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में 9 रत्न रहते थे। चलो आज मैं तुमको उन 9 के 9 रत्नों के नाम लिखा देता हूं, आराम से लिखो। पहले नवरत्न का नाम था धनवंतरी।
दूसरे का नाम था छपड़क, तीसरे का नाम था अमर सिंह, चौथे का नाम था शंकु, पांचवें का नाम था बेताल भट्ट, छठे का नाम था घाट करपर, सातवें का नाम था वराह मिहिर, आठवें का नाम था वर रुचि, और नौवें और महान व्यक्ति का नाम था कालिदास, जिनको हम लोगों ने कल पढ़ा है ना। तो ये नवरत्न है भाई। अब तुम्हारे दिमाग में नवरत्नों की समस्या दूर हो गई। अब आ जाओ, तुम लोग को एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए बड़ी काम की साबित होगी। वो इन्फॉर्मेशन क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय एक चीनी यात्री आया। उस चीनी यात्री का नाम था फाइयान। ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट। फाइयान 399 में भारत आया और स्थल मार्ग से आया, और जल मार्ग से लौटा। आओ सबसे पहले तुम्हें इसका रूट बता देते हैं, कैसे कैसे आया। ठीक है, चलो। फाइयान जब चीन से चला तो सबसे पहले वो पहुंचा चंगन। बौद्ध धर्म का बहुत 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 प्यार करता था, बौद्ध धर्म से, है ना। चंगन, सबसे पहले वो चंगन पहुंचा। चंगन से जब वो आगे बढ़ा तो चंगन के बाद वो पहुंचा शानशान, जो सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं, शानशान। यहाँ पर उसे हीनयान से संबंधित बौद्ध भिक्षु दिखाई दिए। सेंट्रल एशिया में बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। उसके बाद वो कर शहर पहुंचा और आगे बढ़ा तो खोतान पहुंचा, है ना। खोतान पहुंचा और खोतान से आगे बढ़ा तो वो काशगर पहुंचा। काशगर, खोतान में उसने प्रसिद्ध गोमती विहार को देखा। गोमती विहार, गोमती विहार कहाँ था? खोतान में। तो कर शहर पहुंचा। कर शहर से जब वो आगे बढ़ा तो वो गंधार पहुंचा। गंधार से आगे बढ़ा तो वो पहुंचा तक्षशिला। जब तक्षशिला पहुंचा तो उसके बाद पेशावर। तक्षशिला का मतलब है रावलपिंडी, ठीक है। तक्षशिला का मतलब है रावलपिंडी। उसके बाद वो पेशावर पहुंचा, है ना। और पेशावर जब वो पहुंचा तो पेशावर में उसने टावर देखा। इस टावर को किसने बनवाया था? कनिष्क ने। इस टावर को कनिष्क ने बनवाया था, उसे फाइयान ने देखा था। बहुत ध्यान से एक एक लाइन सुनना, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ा तो यहां से फिर वो पहुंचा पंजाब। जब पंजाब पहुंचा तो उसने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को देखा और लगभग 10,000, मतलब लगभग 10K भिक्षु उसने देखे। और आपको जान के ताज्जुब होगा
कि यूपीएससी में ये सवाल पूछा गया है कि फाइयान जब भारत आ रहा था तो उसने लगभग 10,000 भिक्षु कहाँ देखे थे। तो आपका राइट आंसर होगा पंजाब। ठीक है, ओके। पंजाब से जब वो आगे बढ़ा तो वो मथुरा पहुंचा, मथुरा से वो पहुंचा मध्य देश, मध्य देश पहुंचा, मध्य देश के बाद पूरा उसने जहां जहां उसको घूमना था वो घूमा फिरा। घूमने फिरने के बाद वो पहुंचा ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति का मतलब पश्चिम बंगाल का जो आज बंदरगाह है, कलकत्ता बंदरगाह, ताम्रलिप्ति उस समय बोलते थे। ताम्रलिप्ति से वो पहुंचा श्रीलंका, श्रीलंका से वो पहुंचा जावा, और जावा से फिर वो पहुंचा चीन। तो वो स्थल मार्ग से आया था। तो बेटा ये देखो सब स्थल मार्ग हैं, चंगन, शानशान, करशहर, खोतान, काशगर। ये सेंट्रल एशिया में कोई समुद्र तो है नहीं, तो ये स्थल मार्ग से आया। लौटा कैसे? तो जब ये श्रीलंका गया, श्रीलंका से जावा कैसे जाएगा? पानी से। जावा से चाइना कैसे जाएगा? पानी से। तो वो पानी के रास्ते लौटा। तो स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से लौट गया। बोलो तारा रारा। समझ में आया? पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब देखो फाइयान हमें बताता क्या है। फाइयान ने हमको जानकारियां बहुत अच्छी अच्छी दी हैं। ठीक है, जैसे पहला, उसने मध्य देश का वर्णन किया है। ठीक है, सेंट्रल इंडिया का। और वो कहता है कि यहां जो लोग हैं वो सुखी और समृद्ध हैं। सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग वाले लोग यहाँ पर हैं। सब बहुत अच्छे से मौज मस्ती से रह रहे हैं। और आय यानी कि जो इनकम है वो कैसे होती है? भूमि कर से। जो लैंड रेवेन्यू है, लैंड टैक्स है, उससे मेन इनकम होती है। चौथा, लोग बहुत ईमानदार हैं। पांचवा, वो कहता है कि जो कर है, जिसे आप टैक्स कहते हैं, वो 1/6 है। ये सब पॉइंट्स आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। टैक्स जो है वो 1/6 है। फाइयान बता रहा है भारत के लिए। ठीक है, फाइयान बता रहा है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि लेन देन में लोग इतने ईमानदार हैं कि लेन देन में लिखा पढ़ी नहीं होती। कितनी बढ़िया बात वो कह रहा है। उसने कहा यहां पर जो दंड दिए जाते हैं वो मृदु यानी कि कोमल यानी कि सॉफ्ट हैं। जो दंड विधान है वो सॉफ्ट हैं। उसका उसने एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या दिया? कि बार बार अगर कोई व्यक्ति राजद्रोह कर रहा है, राजद्रोह सबसे बड़ा जघन्य अपराध माना जाता है ना? तो फाइयान ये कह रहा है कि दंड विधान जो हैं वो बहुत कोमल है।
बार बार राजद्रोह अगर कोई कर रहा है तो केवल उसका दायां हाथ काट लेते थे। अगर मान लो वो लेफ्टी है तो उसे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। खैर, तो दायां हाथ ऐसे तो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाते थे जो राजद्रोह करता था, लेकिन छोटे छोटे टुकड़े करने की बजाय गुप्त काल में फाइयान कहता है कि दंड विधान बहुत कोमल थे, केवल दायां हाथ काट लिया जाता था अगर कोई बार बार राजद्रोह कर रहा है, तब पर भी कोई गद्दारी कर रहा है, कोई ट्रेटर है, तब भी उसको केवल दायां हाथ काटते थे, है ना। इसने एक बड़ी निगेटिव बात कही और पता नहीं उसने ऐसा क्यों कहा। और वो था कि जब लोग आम लेन देन करते थे तो वो कौड़ियों का प्रयोग करते थे। ये कह के उसने गुप्त साम्राज्य पर एक ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा दिया, कहते नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा और एक बात ने सब बिगाड़ दिया। अगर कौड़ी जो आप सुनते होंगे कि कौड़ियों के भाव मेरा सामान बिक गया, मतलब जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है उससे लोग आम लेन देन कर रहे हैं। तो गुप्त साम्राज्य पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया। क्या गुप्त राजाओं के पास सिक्के नहीं थे? क्या गुप्त साम्राज्य गरीब था? इतिहासकारों को तो बढ़िया मौका मिल गया, खूब लिखा, है ना। खैर, फिलहाल हम लोग उस पर तो गौर कर रहे हैं जो फाइयान लिख गया। उसने कहा कौड़ियों का प्रयोग होता था आम लेन देन में, है ना। उसके बाद वो कहता है कि जो भारतीय समाज था, समाज में दास प्रथा थी। है ना। राजा का नाम तक नहीं लिखा। फाइयान चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राज्य में टहला, खूब उसने इधर उधर आया गया, लेकिन उसने कहीं भी ये नहीं लिखा कि मैं जिस राजा के राज्यकाल में टहल रहा हूं उस राजा का नाम चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, नहीं लिखा। राजा का नाम तक नहीं लिखा उसने। और वो आया क्यों था? वो तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों को चुराने आया था। उसने यहां से बौद्ध ग्रंथ बटोरे चला गया। हम लोग उसको तवज्जो ही नहीं देते हैं। है ना। अच्छा, अशोक का महल देखा, वो तो घूम रहा था। तो जब उसने अशोक का महल देखा तो उसने कहा कि इसका निर्माण, लकड़ी का महल था, इसका निर्माण देवताओं ने किया। इसका निर्माण देवताओं ने किया है। कितनी बड़ी बात उसने कही अशोक के महल को देखकर, है ना। लेकिन जब उसने देखा कि
भारत में बुद्ध, उनके ग्रंथ, उनके अवशेष, इन सब की हालत खराब है, तो वो गृद्धकूट एक पर्वत है, गृद्धकूट, कहाँ पर? राजगृह। गृद्धकूट पर्वत पर बैठकर फूट फूट कर रोया। खूब रोया वो। ऐसे थे हमारे फाइयान भाई साहब, और सब बटोर के ले गए यहां से, है ना। और पाटलिपुत्र में वो 3 वर्ष रहा, और इसने यहां पर संस्कृत का अध्ययन किया। मैं पीडीएफ दूंगा तो आपको दिख जाएगा, है ना। और नालंदा क्षेत्र के दर्शन किए। जहां नालंदा है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त फर्स्ट ने कराई थी, जो इनके पुत्र थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। तो उस क्षेत्र पर इसने भ्रमण किया था। इसी क्रम में जब आप देखेंगे तो ये हैं चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। ये क्वाइंस आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये गुप्तों के समय के क्वाइंस हैं। इनसे हमको तमाम ऐतिहासिक जानकारियाँ जानने को मिलती हैं। ये लौह स्तंभ है, इस तरह के निर्माण कार्य भी हमें देखने को मिलते हैं। गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। भारत की साहित्यिक परंपरा में विक्रमादित्य का उल्लेखनीय स्थान है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भी भारतीय धर्म, कला, संस्कृति और विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति हुई थी, है ना। इसको आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण मिल जाएगा जो शायद आपको देखना चाहिए। जैसे ये मथुरा है, ये अयोध्या है, पाटलिपुत्र, ये मगध का, बिहार का एरिया, ये उज्जैनी है। इसको चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी दूसरी राजधानी बनवाया था। और चंद्रगुप्त के समय यहाँ पर कदम्ब वंश है, यहाँ पर ये वाकाटक वंश है ना। सालंकायन, ये आपका पल्लव राजवंश है ना। यहीं पर फिर आगे जाके चोलों ने अपनी सत्ता स्थापित की थी। ये आपका पांड्य राज्य है, और यहीं पर ये केरल का जो राज्य है, यहीं पर चेर राज्य डेवलप करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गंग वंश है ना। गंगों ने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अगर हम दक्षिण भारत में कहें कि जैन धर्म को किसने सहारा दिया, तो गंगों ने अच्छे से सहारा दिया था।
जैन धर्म को। ये अजंता और एलोरा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये भृगु कक्ष है बेटा, ध्यान से देखना, भृगु कक्ष है ना। भृगु कक्ष का मतलब भरूच, आज जिसे हम भरूच कहते हैं, या आप इतिहास में जिसे भड़ौच कहते हैं, है ना। ये बल्लभी गुजरात है, यहाँ पर शक रहा करते थे और शकों का एक बहुत बड़ा एरिया था, नासिक के शक ये लोग कहलाते थे, है ना। ये तक्षशिला का एरिया है, रावलपिंडी का। लिच्छवी राज्य यहाँ पर था। ये देखो बेटा ताम्रलिप्ति है जिसका मैंने प्रयोग किया, जो आज कलकत्ता में जो मेन बंदरगाह है ना, वही ताम्रलिप्ति था। इसी के ऊपर एक और बंदरगाह था बहुत ही फेमस, लेकिन प्राचीन काल में उसका नाम था सप्तग्राम। यहाँ लिख देते हैं सप्तग्राम। अगर आपसे पूछे कहाँ, तो बंगाल। सप्तग्राम बंदरगाह कहाँ था? बंगाल में। अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां आज हम लोगों ने डिस्कस की। दिल पे हाथ रख के बताइए क्या आप सबको अच्छे से समझ में आया? कोई भी बच्चा बिना लाइक करे नहीं जाएगा, ठीक है? कोई भी बच्चा बिना लाइक करे नहीं जाएगा। सभी बच्चे प्यार से लाइक करो। और आज हम लोगों ने बड़े अच्छे से चंद्रगुप्त को पढ़ा, समझा, सीखा, है ना। और इसी क्रम में आप लोग पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू रखिए। कल हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान, है ना। रजिया भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो कल हम लोग देखेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। मेडवल के 2-3 कैरेक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे। अब रजिया पढ़ेंगे, उसके बाद अलाउद्दीन पढ़ेंगे, फिर मोहम्मद तुगलक पढ़ेंगे। और चलते चलते मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करके जाऊंगा कि ये जो प्रोग्राम आपके सामने अनअकैडमी ने लॉन्च किए हैं, आपके लिए बेनिफिट्स लॉन्च किए हैं, मैं कहूँगा, है ना। इन बेनिफिट्स को बिल्कुल भी दिमाग से उतरने मत देना। आज 26 तारीख है, आज लास्ट डेट है। अनु IAS लाइव के थ्रू अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, अगर लेने जा रहे हैं, तो अनु IAS लाइव के थ्रू आप सब्सक्रिप्शन ले लें और बढ़िया से आप अनअकैडमी, कंप्लीट अनअकैडमी का आनंद उठाएं। फ्री क्लासेस के साथ साथ जो पेड क्लासेस हैं उनका भी पूरा मजा लें, अपनी तैयारी को और धार प्रदान करें। हाँ भैया बिल्कुल सही राजन राज। तो सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। माहीज किचन इंग्लिश में कई बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि इंग्लिश में भी बता दिया करिए। चलिए मैं कोशिश करूँगा कल से कि मैं बाइलिंगुअल हो सकूं थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि बड़ी तगड़ी डिमांड आ रही है। हर कोई बच्चा इंग्लिश में कह देता है ना। तो थैंक यू आप सभी बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अनअकैडमी के कोर्सेज से रिलेटेड, ऑफर्स से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक आपका पड़ा हुआ है, सो डोंट वरी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल रजिया सुल्तान के साथ, और अभी रात में 8 बजे अनअकैडमी ऐप पर मॉडर्न हिस्ट्री के बेहतरीन MCQ चल रहे हैं, उस पर मिलेंगे, ठीक है। चलिए, नमस्कार बच्चों।